हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे लोग बिहार पुलिस एग्जाम से 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे, उसी पैटर्न पर आधारित जो है हम लोग आज की सेशन में टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फ्रेंड्स इस सेशन के एंड तक बने रहते तो आपको इसी सेशन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बनाए गए सारे क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चंस अभी प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो एपिसोड होगा हमारा एपिसोड 6 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 5 तक कवर हो चुका था। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये सेशन आपके लिए बिहार पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो फ्रेंड्स आपके जापान देश पर परमाणु बम गिराया गया था, ये किस देश के द्वारा किया गया था? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश द्वारा गिराया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा, अमेरिका द्वारा जो है आपके जापान देश में 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक बम जो है आपके 6 अगस्त को गिराए जाते हैं और दूसरा बम जो है आपके 9 अगस्त को गिराए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा आपके 6 अगस्त को और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए जाते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके 6 अगस्त को जो है आपके हिरोशिमा शहर में आपके गिराए जाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, किन किन द्वीपों में गिराए जाते हैं, किन किन शहरों में गिराए जाते हैं, तो आपके हिरोशिमा में गिराए जाते हैं और दूसरा जो है आपके किस में गिराए जाते हैं, तो आपके नागासाकी शहर में गिराए जाते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आपके 9 अगस्त को नागासाकी में और 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराए जाते हैं। और कब गिराए जाते हैं, तो आपके 1945 में गिराए जाते हैं। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए जाते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका नाम था आपके लिटिल बॉय। उसका नाम क्या था? आपके लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराए गए थे 9 अगस्त में, उसका नाम था फ्रेंड्स आपके फैटमैन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये जो 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 6 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो जनगणना पर आधारित क्वेश्चन है आपके सारे क्वेश्चन आपके 2011 बेस पर आधारित कराए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 2011 के बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो आपको इस संदर्भ में चलना है कि आपके जो आपके जनगणना पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2011 के संदर्भ में ही आपको दिए जाएंगे एग्जाम पे। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य के लिंगानुपात की अगर बात करें फ्रेंड्स तो कितने हैं हरियाणा राज्य का? तो ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 877 है। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो आपके 877 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ था आपके 23 जुलाई 1856 ईस्वी में जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स मृत्यु की अगर बात करें तो आपके मृत्यु इनका कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जिस दिन भारत में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होते हैं 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है आपके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपके इसकी मृत्यु हो जाती है तो बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होते हैं 1856 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो होती है आपके 1920 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम पे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको 2 धर्मों से आपके जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला जो आपके बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बनते हैं और दूसरा जो आपके जैन धर्म से क्वेश्चंस बनते हैं। ये 2 ऐसे धर्म है फ्रेंड्स जो अभी तक के एग्जाम पे जो सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चंस इसी से यानी इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एक जैन धर्म से और एक बौद्ध धर्म से। तो याद रखिएगा, आपके तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोगलीपुत्र तिस्सस। मोगलीपुत्र तिस्सस के द्वारा जो है आपके तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की जाती है। वहीं अगर बात करें इस समय शासक कौन था यानी राजा कौन था, तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजन होता है इसमें राजा कौन था? तो उस समय आपके आंसर हो जाएंगे आपके अशोक जी थे। कौन थे? आपके अशोक जी थे। और ये तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। किस स्थान पर आयोजन हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्र शहर में जो है आपके तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अगर बात करें वर्ष की, अगर बात करें किस वर्ष इसका आयोजन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में जो है आपके तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होते हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो आपके याद रखिएगा यूएसए से ली गई है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से जो है आपके अपने देश भारत में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन,
विभाजन किसके समय में हुआ था? भारत में जो फ्रेंड्स सबसे पहले बंगाल विभाजन की घटना होती है, ये किसके समय में हुआ था? तो इसके कार्यक्रम तरीके फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन के समय में होते हैं। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें फ्रेंड्स किस से किस समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहते हैं, तो याद रखिएगा आपके 1899 से लेकर के आपके 1905 ईस्वी तक ये जो है आपके बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इनके जो शासनकाल हो जाएंगे एक तरह से 1899 से लेकर के 1905, और इन्हीं के बीच जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड फ्रेंड्स डेट वाइज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके जो है काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आपको जो है डेट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी, तो आपके 19 जुलाई आपके 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में जो है आपके बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, लॉर्ड कर्जन के समय में होती है। और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? फ्रेंड्स आप बिहार पुलिस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो एक जरूर उम्मीद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपके बिहार राज्य से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने जो आपके इन 30 क्वेश्चंस में से जो है फ्रेंड्स 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके बिहार राज्य स्पेशली से संबंधित है, और सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर आधारित ये सेशन बनाए गए हैं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचते रहे। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है बिहार राज्य में अवस्थित है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपके बिहार राज्य में अवस्थित है, और इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा कब की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में जो है आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई थी। और ये कहाँ अवस्थित है बिहार राज्य के, तो याद रखिए बिहार राज्य के जो पश्चिमी चंपारण है, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण राज्य में जो है आपके फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण जिले में जो है आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, NaNO3। NaNO3 जो है आपके सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन से याद रखिएगा। वहीं अगर NaCl की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे आपके सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे आपके NaCl। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला हो जाएंगे आपके NaCl हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला NaCl। वही अगर फ्रेंड्स KNO3 को क्या कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। याद रखिएगा आपके पोटेशियम नाइट्रेट किसे कहा जाता है, तो KNO3 को कहते हैं। तो याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्मूला हो जाएंगे आपके KNO3, और NaOH हो जाएंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके हो जाएंगे NaOH को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये जो कौन सा जिला है जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गोपालगंज ऐसे जिले हैं जो आपके नेपाल राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इनके साथ में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, नेपाल के साथ जो है अपने बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा आपके 7 ऐसे जिले हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना का मुहावरा हो जाएंगे आपके छक्का पंजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इसके आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुएषण। अनु जोड़ एसन जो है आपके अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फाइयान किसके समय में भारत आया था? फाइयान किसके समय में भारत आया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है आपके फाइयान भारत देश की यात्रा पर आया था। और ये फाइयान जो थे फ्रेंड्स आपके किस देश का यात्री था, तो आपके चीन देश का यात्री था। याद रखिएगा चीन देश का यात्री था। और ये इनका भारत आगमन जो है आपके कब होते हैं, भारत आगमन, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके इनका जो भारत आगमन होते हैं आपके कब होते हैं, तो आपके 402 ईसा पूर्व में इसका आगमन भारत में होता है। तो याद रखिएगा फाइयान का भारत आगमन कब होते हैं, तो 402 ईसा पूर्व में इसका आगमन होते हैं। और ये चीन देश का क्या था, तो आपके बौद्ध भिक्षु था। यानी आप एक कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बौद्ध यात्री था आपके फाइयान, जो आपके याद रखिएगा इस संदर्भ में भी आपके बौद्धों का एक भिक्षु था जो आपके भारत देश में जो है बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए अर्जन के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके जो बिहार पुलिस के एग्जाम में फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो आप हमारे फ्रेंड्स इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस शासक ने नियुक्त किया था? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और ये जो इब्न बतूता जो था फ्रेंड्स, ये किस देश का यात्री था? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। आपके मोरक्को देश का यात्री था। मोरक्को देश का यात्री था कौन? आपके इब्न बतूता। तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपके मोरक्को देश का यात्री था। फ्रेंड्स, आप हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भरपेट में समास बताइए, यानी भरपेट में कौन से समास प्रयोग हुआ है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके अवयवी भाव समास इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टेंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं। इन्हीं के साथ एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशियों से जहाँ जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मांसपेशियों को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो आपके टेंडन कहते हैं। और यहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कार्टिलेज, तो कार्टिलेज जो फ्रेंड्स आपके उपास्थि कहलाते हैं, ये क्या होते हैं? तो आपके दो हड्डियों के बीच जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में जो है आपके एक द्रव्य पदार्थ होते हैं, उन्हीं को जो है आपके कार्टिलेज की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होते हैं? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी हो जाएंगे उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है फ्रेंड्स आपके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स की तजाकिस्तान के साथ में एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, कजाकिस्तान जो है आपके इन दो देशों के बीच जो है एक सागर है जिनका नाम है फ्रेंड्स आपके अरल सागर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश के बीच में अरल सागर पाए जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चंस आपके इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि उज्बेकिस्तान देश और कजाकिस्तान देश के बीच कौन से सागर सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके अरल सागर जो है ये निर्धारण करती है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएंगे उज्बेकिस्तान के बीच 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास। और सिलीनेक्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, श्रीलंका के साथ एक युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, श्रीलंका के साथ और भारत के साथ, वो होते हैं आपके सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास जो है, सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास जो है आपके भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन है, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरीन की प्राप्ति जो होती है ये पौधे के किस भाग से इसकी प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे छाल से इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसे संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो आधारित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये कौन सा नियम है? जिसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहे जाते हैं। और ये जो नियम दिए गए थे फ्रेंड्स आपके ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके रूडोल्फ क्लासिक और जो है आपके विलियम थॉमसन के द्वारा, यानी कि विलियम थॉमसन के द्वारा जो है ये नियम दिया गया था। तो याद देखिएगा, दो व्यक्तियों के नाम विलियम थॉमसन और रूडोल्फ क्लासिक, दो व्यक्तियों के द्वारा जो है ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर अवस्थित है? भारत का सबसे बड़ा पुल जो है धौला सदिया पुल, ये किस नदी पर अवस्थित है? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होते हैं। याद रखिएगा, तिब्बत के जो मानसरोवर झील अवस्थित है वहीं से जो है आपके इस नदी का उद्गम स्थल होते हैं। और भारत में जब प्रवेश करते हैं तो ये भारत में किस राज्य में प्रवेश करते हैं? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में इसका प्रवेश जो होते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका प्रवेश होता है। और अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करने के बाद जो है आपके बांग्लादेश में बहती है और अपने भारत देश से जाने वाली गंगा नदी का जो संयुक्त मिलन स्थल है आपके बांग्लादेश में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ एक क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है ये किस नाम से बहती है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संयुक्त धारा होती है बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मुद्रास्फीति में क्या होता है? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा की मूल्य घटते हैं और सामान की कीमतें बढ़ती है। फ्रेंड्स, आपको हमारी प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंडीशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन,
अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखे गए थे? 1942 ईस्वी में जो फ्रेंड्स आपके भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा प्रचार प्रसार रहते हैं भारत देश में, उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इसे किस जेल में रखे जाते हैं? तो याद रखिएगा आपके बांकीपुर जेल में जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कैद पे रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखिएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। हालांकि फ्रेंड्स ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके भाग 4 में अवस्थित है, और भाग 4 कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? तो आपके जो 36 से 51 होते हैं, राज्य के नीति जो है आपके 36 से 51 के बीच जो है आपके भाग 4 का वर्णन है, इसीलिए इसी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके 36 से 51 के अंतर्गत आ जाते हैं अनुच्छेद 51, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। तो भाग के संदर्भ में भी याद रखिए फ्रेंड्स, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 730 किलोमीटर। 730 किलोमीटर जो है कोसी नदी की कुल लंबाई है। और कोसी नदी की अगर मुहाना की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसके मुहाना कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा आपके मुहाना जो है आपके गंगा नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि गंगा नदी पे मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख नदियों में से, तो आपके कोसी नदी भी शामिल होती हैं। तो आप इस संदर्भ में याद रखिएगा कोसी नदी का जो मुहाना है आपके गंगा नदी है, जिनकी लंबाई है 730 किलोमीटर। वहीं कोसी नदी की उद्गम स्थल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये इनका उद्गम स्थल जो है आपके नेपाल के जो है गोसाई थान की चोटी, नेपाल के गोसाई थान की चोटी से जो है आपके कोसी नदी का उद्गम स्थल होते हैं। तो याद रखिएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल भी जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएंगे नेपाल के गोसाई थान की चोटी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मैंने बताया था फ्रेंड्स आपके ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस बनाए गए आपके जो बिहार राज्य से भी स्पेशल जी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गया जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है? तो आपके गया जिले में अवस्थित है। और इस विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिएगा विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण किया गया था आपके अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके द्वारा किया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किस मंदिर का? तो आपके विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया था जो आपके बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिहार राज्य में अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स आपके धर्मपाल जी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा की गई थी? तो आपके कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी तो आपके कुमारगुप्त के द्वारा जो है आपके इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फ्रेंड्स आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। और पहले जो विदेश मंत्री बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने थे, शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षा मंत्री बने थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड जो फ्रेंड्स आपके भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। और ये गुजरात राज्य के किस नदी के किनारे अवस्थित है फ्रेंड्स? ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया था। और ये किस में किया था फ्रेंड्स? तो इनकी एक जो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है आपके अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपके किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तो आपके दादा भाई नौरोजी इसकी रचना करते हैं और इसी में जो है आपके प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन करते हैं। और प्रति व्यक्ति आय के रूप में कितने रुपए प्रतिपादन करते हैं? तो आपके 20 रुपये बताते हैं। प्रति व्यक्ति जो आय बताते हैं आपके कितने रुपये बताते हैं फ्रेंड्स? तो आपके याद रखिएगा 20 रुपये जो है आपके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी पालन, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए जितने भी आपके क्षेत्र जो होंगे यानी कार्य प्रणाली जो होंगे आपके अगर प्रकृति पर आधारित है, नेचुरल पर आधारित है, तो याद रखिएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। मत्स्य पालन और कृषि जो है और डेयरी उत्पादन जो है ये सारे के सारे प्रकृति पर निर्भर है, इसी वजह से आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ये थोड़ा मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% देखने को एग्जाम पे मिलेंगे। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कौटिल्य को। कौटिल्य जी के द्वारा जो है आपके अर्थशास्त्र की रचना की जाती है। कौटिल्य को ही फ्रेंड्स याद रखिए आपको क्या कहा जाता है, तो आपके चाणक्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? चाणक्य कहे जाते हैं। और इन्हीं को जो है फ्रेंड्स आपके नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा आपके नीति का पंडित किसे कहा जाते हैं, तो आपके कौटिल्य जी को कहा जाता है। कौटिल्य अगर ऑप्शन में ना रहे फ्रेंड्स तो आपके एग्जाम पे ऑप्शन जो होंगे आपके चाणक्य जरूर दे दिए जाएंगे। और आज की इस सेशन का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट के रूप में रखा गया है। इस टेस्ट का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स इस टेस्ट का क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन से आपके विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आपके हमें कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हो। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और